हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत करता हूं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द 68th चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, राइट। एंड इसके लिए मैंने रेफरेंस लक्ष्मीकांत के बुक का लिया है। जैसा कि आपको पता है, ये बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो। तो ये बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है, बिकॉज इसमें इंडियन पॉलिटी को लक्ष्मीकांत जी ने इतने अच्छे तरीके से सजाया है, इतने अच्छे तरीके से पॉइंट्स को रखा है कि पढ़ने में एक तो ये काफ़ी आसान है, और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा बुक है जिससे कि आप जीएस वगैरह में भी आसानी से मेंस को कवर कर सकते हो। मेंस में जीएस को बड़े आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको अच्छे तरीके से वीडियोस के थ्रू अगर आपको रिप्रेजेंट कर दूं, काफ़ी मेटिकुलस वे में, काफ़ी एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं चैप्टर्स को छोटा करके बिना कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट को लूज किए हुए अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस ऑल्सो। ये एक मोटिवेशन की बात होती है जब मैं एक वीडियो तैयार करता हूँ एंड उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लाइक्स वगैरह आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में मैंने ये भी सोचा है कि मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि आपको नोट की ज़रूरत पड़े तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज सी रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज द यूपीएससी और एनी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। एक सक्सेसफुल बंदे में और एक अनसक्सेसफुल वन में डिफरेंस यही होता है कि ये बंदा रिवाइज करता रहता है बार बार, और अनसक्सेसफुल वाला पढ़ तो लेता है बट रिवाइज नहीं करता है, ठीक है। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़ाम में बैठ के बड़े ही कंफर्टेबली, बड़े ही रिलैक्स वे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपके माइंड में वो बातें रिवीजन के थ्रू डल जानी चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में सारी चीज़ें डल जानी चाहिए, और तभी डलेंगी जब आप रिवाइज करोगे। बहुत सारा मटेरियल पढ़ना होता है, इसलिए शॉर्ट अगर मटेरियल आपको मिल जाए बिना कोई कंटेंट लूज किए हुए, और आपको साथ में नोट भी मिल जाए, तो इससे कुछ बेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास मैं कहूँगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरे जो न्यू वीडियोस हैं, जो लेटेस्ट वीडियोस होते हैं जो मैं अपलोड करता हूँ, उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप बड़े ही कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट वाइज वी विल लर्न। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि रेशनल क्या है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। सर्टेन क्लासेस से मेरा मतलब ये है जैसे एससीज, एसटीज, बीसीज एंड कुछ एंग्लो इंडियन होते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं, इन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन दी गई हैं। बहुत ज़रूरी है इनको देना ये स्पेशल प्रोविजन, बिकॉज इनका जो ग्रोथ था ये एक्चुअली इक्वल नहीं था। काफ़ी इक्वालिटी जो थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, मतलब इक्वालिटी हमारे कंट्री में नहीं थी जब हम आज़ाद हुए थे। काफ़ी अनइक्वल भागों में बटा हुआ था डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे कि एससी शेड्यूल कास्ट थी, काफ़ी पुअर, काफ़ी एजुकेशनली भी ये लोग एम्पावर्ड नहीं थे, इनको नौकरी नहीं थी, लैंड होल्डिंग नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे इन लोगों के पास। एसटी के पास स्पेशली, बीसीज वगैरह और एंग्लो इंडियन को तो एक्चुअली प्रोटेक्शन देना था, बिकॉज ये माइनॉरिटी होते हैं। तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना बहुत ज़रूरी था। एंड रेशनल की बात करें ऑफ स्पेशल प्रोविजंस, तो टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये आप कह सकते हो कि दिस इज द मेन रेशनल बिहाइंड गिविंग द स्पेशल प्रोविजंस टू द सर्टेन क्लासेस, की इक्वालिटी एंड जस्टिस इनको प्रोवाइड कराना है टू द एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड द एंग्लो इंडियंस। सो इनसे रिलेटेड जो भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, इनको रखा गया है अंडर पार्ट 16। पार्ट 16 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें इनको रखा गया है। और आर्टिकल की बात करें ब्रॉडली तो 330 से लेकर 342 ए के बीच में इनसे रिलेटेड सारे प्रावधान दिए गए हैं। अब इसको अचीव करने के लिए बहुत सारा स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट के, लोकसभा में, और पार्लियामेंट में इनफैक्ट लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। देन अपना स्टेट के लेजिस्लेचर,
लोकसभा में, स्टेट के लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दिया गया है इन कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, बैकवर्ड क्लास को एंड एंग्लो इंडियंस को। इनके लिए रिजर्वेशन जो है लेजिस्लेचर में पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया गया है। जितनी इनकी जनसंख्या है उसी का रेशियो में इनका सीट रिजर्व कर दिया गया है। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। रिजर्वेशन, देन रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड पोस्ट, जो नौकरियां होती है सरकारी पब्लिक सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी इन लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती है। देन एजुकेशनल ग्रांट्स, ठीक है, इनको एजुकेशनल ग्रांट्स भी दिए जाते हैं। ये लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास वगैरह होते हैं, उनको कुछ पैसे के तौर पे एजुकेशन के लिए ग्रांट दिया जाता है। एंड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन सच एज, आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। ये इसलिए दिया गया है नेशनल कमीशन, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं ऐसी कम्युनिटी के लिए, क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड या फिर जो इनके राइट्स हैं वो मिलने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, क्या उनको सच में मिलता है कि नहीं। इसके लिए नेशनल कमीशन का गठन किया गया है कि रिसर्च करती रहे इन सब चीज़ों पे। मैं सारे क्लासेस ले चुका हूँ, नेशनल कमीशन जो भी है, SC ST, ये सब मैंने कवर किया है। आई होप यू रिमेंबर दोज क्लासेस। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इनसे रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के कुछ कमीशंस भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इसका भी प्रोविजन है। अब एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। अगर बात करें स्पेशल प्रोविजंस को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करने की, कैटेगराइज करने की, तो इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, दैट इज परमानेंट एंड टेम्पोररी, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। परमानेंट जो स्पेशल प्रोविजन होते हैं वो ऐसे प्रोविजन होते हैं जो एक बार लाए गए हैं और कभी हटेंगे नहीं, वो परमानेंट नेचर के होते हैं। टेम्पोररी होते हैं कि फॉर द शॉर्ट पीरियड कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं, उसको बाद में हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो ये टेम्पोररी प्रोविजन होता है। देन प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल, प्रोटेक्टिव होता है कि कुछ ऐसे जो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, इन पे अत्याचार बहुत ज़्यादा होते थे शुरू में, इनके ऊपर आउटकास्ट इनको कई बार कर दिया जाता था, इनकी पिटाई उटाई भी होती रहती है। तो प्रोटेक्टिव कुछ मेजर्स हैं और कुछ डेवलपमेंटल हैं। डेवलपमेंटल मतलब कि इनका कैसे सोशल इकोनॉमिकल जो है एम्पावरमेंट किया जाए, इनको कैसे इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया जाए, कैसे इनका सोशल स्टेटस इंक्रीज किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए डेवलपमेंटल स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो देखिए दो कैटेगरी में, परमानेंट एंड टेम्पोररी, देन प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल, दो कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट और ट्राइब्स, कौन से वैसे कास्ट या ट्राइब होंगे वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है कि जो SC या ST होंगे। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स डिफरेंट स्टेट से। इसी वजह से क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स का लिस्ट है, आप वेरिएशन देखोगे, कहीं पे शेड्यूल कास्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो बंदा होता है वो होता है, तो कहीं पे वही यादव शेड्यूल जाट, वहीं पे जैसे जाट को कहीं पे रिजर्वेशन मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता है। तो ऐसा एक्चुअली प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया गया कि कौन से शेड्यूल कास्ट जो हैं, जब शेड्यूल ट्राइब से, जब BC है वो शेड्यूल कास्ट में आएंगे, शेड्यूल ट्राइब में आएंगे, वो प्रेसिडेंट के ऊपर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से डिसाइड नहीं किया गया है, तो प्रेसिडेंट बार बार नोटिफिकेशन लाके शेड्यूल कास्ट का मतलब नोटिफिकेशन में बताते हैं कि हाँ ये फलाना शेड्यूल कास्ट को अभी जो है स्पेशल प्रोविजन से हटा दिया गया है या इंक्लूड किया गया है, वो सब डिसाइड करने का पावर प्रेसिडेंट के हाथ में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन from the presidential notification can be done only by parliament and not by subsequent presidential notification। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं या फिर एक्सक्लूड करते हैं SC ST को, लेकिन जो जो सब्सिक्वेंट जो इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन होता है वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। एक्चुअली वो किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा।
एक बार ला सकते हैं, लेकिन बार बार वो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन नहीं कर सकते हैं, बार बार सब्सिक्वेंट नहीं कर सकते हैं। एक बार ला सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पार्लियामेंट के पास पावर है कि सब्सिक्वेंट टाइम पे पार्लियामेंट ही उसको इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड कराएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 102वां अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, जिसने एम्पावर कर दिया प्रेसिडेंट को कि भाई आप स्पेसिफाई कर सकते हो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को इन रिलेशन टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब कि ये अमेंडमेंट लाकर प्रेसिडेंट को ये पावर दे दिया गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो डिफरेंट स्टेट या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी के किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्लास को डिसाइड कर सकते हैं कि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर 102वें अमेंडमेंट के बाद दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनलाइक द in the case of SC, ST and OBC, the constitution has defined the person who belong to Anglo-Indian community। मतलब कि देखो बात को समझो, यहाँ पे SC, ST और OBC में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कौन से लोग SC होंगे, कौन से लोग ST होंगे या फिर कौन से लोग OBC होंगे। ये पावर दे दिया गया प्रेसिडेंट को कि आप ही डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर बात करें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, तो ये पावर प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो आइडेंटिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद किया है। उन्होंने एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो बंदा होगा हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोजेनिटर, मतलब कि एंसेस्टर कह सकते हो आप, इन द मेल लाइन इज और वाज यूरोपियन डिसेंट। ठीक है, बट हु इज डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए मतलब ये है कि कोई ऐसा बंदा जो यूरोपियन डिसेंट का है वो आके रह गया भारत में और उसके बच्चे पैदा हो गए यहाँ पे, वो बच्चे जो होंगे वो कहे जाएंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बच्चे। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में वो लोग आएंगे। सिंपल सी बात है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि कौन से लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ स्पेशल प्रोविजन, इसको कंपोनेंट को कई डिफरेंट कंपोनेंट में स्पेशल प्रोविजन को बांटा गया है। तो एक एक करके इन कंपोनेंट्स को हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट इसमें है रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंट्रल लेवल की जो कि पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल की जो कि स्टेट लेजिस्लेचर है। दोनों में रिजर्वेशन दिया गया है, एससीज को भी, एसटीज को भी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी। बट ये जो रिजर्वेशन है किस बेसिस पे है? ये बेसिस है पॉपुलेशन रेशियो। मतलब जितनी पॉपुलेशन इनकी यहाँ पे है हमारे कंट्री में, पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में या फिर ओवरऑल अगर देखें लोकसभा में कितनी पॉपुलेशन है, लोकसभा में अगर निकालना है तो टोटल कंट्री में पॉपुलेशन के हिसाब से इनका पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से इनको दे दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इनको मिलता है। ठीक है, अगर एक्चुअली ये रीजन ये है कि एक्चुअली ये चुन के नहीं आ सकते, बिकॉज जो एंग्लो इंडियन है स्पेशली SC ST की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एंग्लो इंडियन से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ कि एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 बंदों को पार्लियामेंट में और गवर्नर करते हैं एक व्यक्ति को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये रीजन इसलिए है क्योंकि कई बार ये लोग चुन के नहीं आ सकते, बिकॉज इनका पॉपुलेशन एक तो बहुत ही कम है और वो भी स्कैटर्ड है, मतलब कि एक जगह नहीं है। पर्टिकुलर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुन के आ ही नहीं सकते, इसलिए नॉमिनेशन किया जाता है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते। बट SC ST के लिए इलेक्शन होता है, सीटें रिजर्व होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोक सभा एंड इफ दे आर नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड, मतलब कि लोग चुन के अगर नहीं आए तो 2 व्यक्ति का नॉमिनेशन जो है वो किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सिमिलर वे में गवर्नर एक व्यक्ति का कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ओरिजिनली जो ये प्रावधान है रिजर्वेशन का वो एक्चुअली 10 साल के लिए था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग से लेकर 10 साल तक ये प्रावधान था कि हम रिजर्वेशन रखेंगे SC ST और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लेजिस्लेचर में। लेकिन इसको बार बार एक्सटेंड किया गया हर 10 साल में, और आज के डेट में जो लेटेस्ट एक्सटेंशन है ये 95th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके हिसाब से ये जो रिजर्वेशन का स्पेशल प्रोविजन है
स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में, वो लास्ट करेगा 2020 तक। ठीक है। रीजन फॉर एक्सटेंशन दिया गया कि बोला गया कि आर्टिकल 334 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि कहता है कि देयर मस्ट बी प्रोविजन दैट इट शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 60 ईयर्स। कहने का मतलब है कि जो रिजर्वेशन का ये प्रावधान है जो कि SC ST एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए है, वो 60 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए। आर्टिकल 334 ऐसा कहता है। उसके हिसाब से 25 जनवरी 2010 को ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग से अगर 60 साल जोड़ोगे तो ये ख़त्म हो जाता है 25 जनवरी 2010 तक। लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, एक बार और इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। रीजन ये दिया गया कि ऑल्दो SC ST कम्युनिटी ने काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी ग्रोथ किया है, लेकिन वो लेवल का ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है। रीजन क्यों है, क्या है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हमने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नॉमिनेशन के द्वारा हमने दिया हुआ है। ये स्पेशल प्रोविजन क्यों दिया है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को माना जाता है कि दीज कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूट ए रिलीजियस, सोशल एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। न्यूमेरिकली दे आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल कम्युनिटी, बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं इसके। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं इनके हमारे कंट्री में। ये एक न्यूमेरिकली बात करें तो बहुत ही कम लोग हैं, और वो भी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब कि कहीं कहीं इधर उधर है। इसके वजह से इनको नॉमिनेशन के द्वारा चुना जाता है, अदरवाइज ये लोग सरकार में आ ही नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्लेम्स ऑफ SC ST टू सर्विस एंड पोस्ट, जो पब्लिक सर्विसेज है सेंटर की या फिर स्टेट की, उनमें इनका रिजर्वेशन है SC ST वगैरह का, SC ST का। ठीक है, सर्विसेज एंड पोस्ट में। ठीक है, जो कि सेंटर एंड स्टेट की है, विदाउट सैक्रिफाइसिंग द इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शुरू में ऐसा कहा गया था कि इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज में इनका एडिक्वेट नंबर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे इफिशिएंसी की कमी ना आ जाए। विदाउट सैक्रिफाइसिंग द इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनको चुनना था। लेकिन हुआ क्या, 82वां संशोधन आया, 82nd अमेंडमेंट एक्ट आया 2000 में, जिसने अगेन रिलैक्सेशन दे दिया गया क्वालिफाइंग मार्क्स, लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन एंड फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन इन द पब्लिक सर्विस। मतलब कि यहाँ पे जो इफिशियंसी, एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशियंसी की बात की गई थी कि उसको सेक्रीफाइस नहीं करना है, लेकिन 82nd अमेंडमेंट 2000 में लाके इनफैक्ट इनके क्वालिफाइंग मार्क को भी कम कर दिया गया, इनके स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन को भी कम कर दिया। मतलब कि ओवरऑल कहा जाए तो इनकी इफिशियंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी भी कम कर दी गई। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति जो काफ़ी टैलेंटेड है, अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, वो सिलेक्ट हुआ तो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जस्ट बिकॉज मतलब कि SC ST है, इससे बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ये मैं सिंपल उसमें लॉजिक में बोल रहा हूँ, उसका मार्क्स कम है लेकिन उसको फिर मतलब नौकरी मिल गई है, तो डेफिनेटली इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी कमी आती है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली। SC ST एक्चुअली इनका एम्पावरमेंट तभी होगा बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से वो उतना एम्पावर नहीं है, उनको उतनी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो डेफिनेटली इट इज़ जस्टिफाइड कि क्वालिफाइंग मार्क्स में भी इनको थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन इन सर्विसेज एंड एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर एंग्लो इंडियन। तो एक्चुअली बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी उनके लिए कुछ सर्टेन जो पोस्ट थे, रेलवे वगैरह, कस्टम या फिर पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज वगैरह, जो कि यूनियन गवर्नमेंट की हुआ करती थी, वो रिजर्व रखा जाता था। साथ में इन कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके जो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनको स्पेशल ग्रांट भी मिलता था। एंड जब हम लोग आज़ाद हुए तो इसको कंटिन्यू कर दिया गया 10 साल के लिए। बाद में लास्टली ये ख़त्म किया गया 1960 में। मतलब अभी के डेट में इनके लिए कोई स्पेशल सर्टेन पोस्ट कोई रिजर्व नहीं है रेलवे वगैरह में। पहले क्या होता था, बड़े बड़े पोस्ट इन्हीं के लिए रिजर्व होते थे। आज के डेट में अब चूँकि हम लोग आज़ाद हो चुके, तो बड़े पोस्ट इनको क्यों रिजर्व करके दिए? भाई आप में क्वालिटी है, आप में क्वालिफिकेशन है, आप इतने एबल हो, क्षमता है, तो आप क्यों नहीं आप बड़े पोस्ट को आप नौकरी लेके कर लो। तो ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। अब देखिए आर्टिकल 338 के द्वारा
एंड आर्टिकल 338A के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST एक्चुअली इस्टेब्लिश किया गया था। 338 के द्वारा शुरू में नेशनल कमीशन फॉर SC ST दोनों साथ में था, बाद में इसको बाइफरकेट कर दिया गया था और आर्टिकल 338A लाया गया था, जिससे कि नेशनल कमीशन फॉर SC अलग हो गया, नेशनल कमीशन फॉर ST अलग हो गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ए कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, बट द 89th अमेंडमेंट एक्ट विच वाज डन इन 2003 बाइफरकेटेड दिस। ठीक है, तो ये अलग अलग अभी हो गया। इसको तो मैंने क्लास भी लिया है, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। नेक्स्ट, द नेशनल कमीशन फॉर SC इज रिक्वायर्ड also required to have same provision as those for the SC to be applied for the Anglo-Indian community also। मतलब कि देखो, बात सिंपल शब्दों में समझो कि नेशनल कमीशन फॉर SC जो है, जो कि काम करती है, सिर्फ ये मॉनिटर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो SCs के लिए है वो क्या फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। वैसे ही फंक्शन ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी प्ले करेगी। मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कोई सेपरेट नेशनल कमीशन नहीं है, बट नेशनल कमीशन फॉर जो SC है वो इनकी भी देखभाल करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये सेटअप किया गया था 1993 में बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और 102वां अमेंडमेंट जो कि 2018 में आया था, उसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ठीक है, आर्टिकल एक नया ऐड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको 338B कहते हैं, और प्रेसिडेंट्स को ये बोला गया कि ये शुड सेट अप ए नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ STs। तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है कि आप एक अपॉइंट कीजिए कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ ST। शेड्यूल्ड एरियाज ऐसी एरियाज होती हैं जहाँ पे वैसे लोग होते हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले भी कुछ एरिया आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोग रहते हैं। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इनके मतलब यहाँ पे क्या सोशल वेलफेयर इनका देखा जा रहा है कि नहीं, इकोनॉमिकली ये लोग एम्पावर हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए कमीशन बिठाने का प्रावधान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। प्रेसिडेंट बिठा सकते हैं, कंपल्सरी ये हर 10 साल के आफ्टर द 10 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बिठाना ही था। तो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने पहला जो कमीशन बिठाया 1960 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ UN धेवर, एंड इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1961 में जमा किया। सेकेंड कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा बिठाया गया आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, लगभग 4 डिकेड के बाद 2002 में, जिसको प्रिजाइड किया दिलीप सिंह भूरिया ने। इन्होंने अपना रिपोर्ट 2004 में जमा किया। ये एक्चुअली वर्किंग से रिलेटेड है कि मतलब कैसे वर्क कर रहे हैं जो प्रोविजंस वगैरह हैं, और उसको देखने के लिए ये कमीशन बिठाया गया था। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ BC। प्रेसिडेंट को अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि आप एक कमीशन बिठा सकते हैं ताकि वो कमीशन को काम दें कि वो कमीशन पता करे कि जो BC से रिलेटेड प्रावधान है, BC का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो कमीशन जो रिपोर्ट होगी वो प्रेसिडेंट को देगी। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जमा करेंगे। देखिए, प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद एक्शन टेकन विद द मेमोरेंडम, की मतलब जो ये कमीशन ने जो सजेस्ट किया उस पर सरकार ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया, वो एक मेमोरेंडम के द्वारा बताना पड़ता है। अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने 2 कमीशन अपॉइंट किया अभी तक। पहला 1953 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कालेकर, लेकिन इनका जो रिपोर्ट आया 1955 में ये काफ़ी वेग माना गया और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। इनफैक्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों ने भी इसको डिसलाइक किया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कमीशन बैठी थी, सेकेंड बैकवर्ड कमीशन बैठी थी 1973 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1980 में दे दिया, लेकिन इनकी रिपोर्ट को भी 10 सालों तक ठंडे बस्ते में रखा गया, और लास्टली 1990 में जब VP सिंह की गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने इस रिपोर्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन 27% दे दिया फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर OBCs। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दिस इज हाउ यू कैन हेल्प मी। ये काम तो करना ही करना है आपको। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।